जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो एंशियंट हिस्ट्री जो है प्राचीन भारत, इसमें हम लोग मुख्य तौर पे गुप्ता एम्पायर, जो गुप्त काल से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में हमेशा आता है। तो वहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और बाकी जो है वो करंट अफेयर्स से देखेंगे। तो थ्योरी भी काफ़ी रहेगी अंदर, तो अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस हैं भी तो उससे काफ़ी और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। इस तरह की कोशिश रहती है हर वीडियो में आपको बताने की। इसके बाद कल जब होगा तो हम लोग सिर्फ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, कम से कम 25-30 सवाल आपको देखने को मिलेंगे करंट अफेयर्स के कल। और उसके बाद फिर हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैप वगैरह भी उसमें काफ़ी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये यूपीएससी का सवाल है, 2022 या 23 में पूछा गया है। तो इसमें इस तरह से पूछा गया था कि कितने पेयर जो हैं, इसमें आपको सही जोड़ी जो है वो नज़र आ रहा है। इस तरह का सवाल था। तो आपके सामने दिया हुआ है, एक तरफ राजा हैं, उनके नाम दिए हुए हैं, और दूसरी तरफ जो है वो किस राजवंश से जुड़े हैं, ये दिया गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसके संस्थापक हैं या नहीं है, ये सवाल है। ये सवाल नहीं पूछा गया है। बस ये पूछा गया है कि वो राजा इस डायनेस्टी या राजवंश से जुड़े हैं कि नहीं है। सबसे पहला देखिए, ननुका हैं। ननुका जो हैं वो चंडेल वंश से जुड़े हैं। दूसरा जय शक्ति हैं, वो परमार वंश से जुड़े हैं कि नहीं। नागभट्ट द्वितीय हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश से जुड़े हैं कि नहीं। और चौथा राजा भोज के बारे में है, राष्ट्रकूट राजवंश से जुड़े हैं कि नहीं, ये सवाल है। तो देखिए, राजा भोज जो हैं वो गुर्जर प्रतिहार वंश के ही बहुत ही ताकतवर और सबसे फेमस राजा में से एक थे। राष्ट्रकूट के वो राजा नहीं हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा तो हम लोगों ने राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश के जो महत्वपूर्ण राजा हुआ करते थे उनके ऊपर हमने वीडियो देखा था। तो आप लोग वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा, या फिर वो फिर से आप लोगों को एक बार रिवीजन के लिए अपलोड कर देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा उसको। नागभट्ट द्वितीय जो हैं वो गुर्जर प्रतिहार वंश से जुड़े हुए हैं। और गुर्जर प्रतिहार वंश के जो फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, वो कौन हैं? वो हैं नागभट्ट प्रथम। तो नागभट्ट प्रथम जो इसके संस्थापक रह चुके हैं। जय शक्ति जो हैं वो भी चंडेल वंश से जुड़े हुए हैं, वो परमार वंश से नहीं जुड़े हुए हैं। और ननुका जो हैं वो तो चंडेल वंश के संस्थापक हैं ही। तो इस तरीके से अगर आप सही से देखेंगे तो दो पेयर यानी कि दो जोड़ी जो है इस सवाल में वो सही था। तो यही आंसर था, यूपीएससी का ये सवाल था। तो ननुका जो हैं वो फाउंडर हैं, वो संस्थापक हैं चंडेल वंश के। और जेजा भुक्ति उस समय कहा जाता था उस क्षेत्र को जो आज बुंदेलखंड के नाम से हम जानते हैं। उस पर इन लोगों का, चंडेल वंश का अधिकार हुआ करता था, उनका ये अधिकार क्षेत्र था। उसके बाद जय शक्ति जी के बारे में अगर आप देखेंगे तो वो चंडेल वंश के वो भी एक बड़े शासक हुआ करते थे। नागभट्ट प्रथम जो हैं वो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं। उसके बाद मिहिर भोज, देखिए जो राजा भोज हैं या भोज प्रथम जिन्हें हम लोग बोलते हैं, वो मिहिर भोज ही हैं। उनको हम भोज प्रथम के नाम से भी जानते हैं। तो जो छठवें ये रूलर हुआ करते थे, सिक्स्थ रूलर थे गुर्जर प्रतिहार वंश के। और 836 ईस्वी से लेके 885 ईस्वी, यानी कि लगभग 9वीं सदी में अगर आप देखेंगे तो उसके लगभग लगभग मध्य से अंत तक, काफ़ी लंबे समय तक, लगभग 50 सालों तक इनका राज हुआ करता था, मिहिर भोज जी का। अगला सवाल है, ये बड़ा अच्छा सवाल था, 2022 से 23 यूपी पीसीएस में पूछा गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आपको बताना है। ये दो स्टेटमेंट दिया हुआ था। पहला ये था कि जो उनकी शाक राजा पे जीत हुई थी, शाक राजा पे जो विक्ट्री हुई थी, वो उनके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के से ही हमें सबसे बेहतरीन तरीके से पता चलता है। मतलब जो सबसे मजबूत साक्ष्य है इस बात का कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शाक राजा रुद्रम सिम्हा तृतीय को हराया था, वो हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? उनके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के से हमें ये चीज़ पता चलता है। पहला स्टेटमेंट था। दूसरा स्टेटमेंट ये दिया हुआ है कि जो उनके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के हैं, उसका वजन जब आप देखेंगे तो ये जो अनाज का दाना है, 33 अनाज के दाने के बराबर, उस उतने वजन के बराबर एक चांदी का सिक्का हमें देखने को मिलता है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जारी किया गया था। अब देखिए, जब इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलता है, आप चंद्रगुप्त द्वितीय जी के बारे में बहुत कुछ पढ़ के गए होंगे और आपको इस तरह का सवाल देखने को मिलता है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। या तो आपको रिस्क लेना ही नहीं है, अगर आप इसके बिना, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए बिना आप सेफ जोन में चले जाते हैं तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करिए। लेकिन अगर आपको रिस्क लेना है तो इस तरह के सवाल में सबसे सेफ ऑप्शन क्या होता है? आप दोनों के साथ ही जाइए, क्योंकि जो नए फैक्ट आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, क्वेश्चंस में, वो हर बार आपको नया देखने को मिलेगा, चाहे कितना भी आप पढ़ाई कर लीजिए।
तो उसमें अधिकतर जो ऑप्शन होता है वो ठीक होता है। अभी तक का पिछले 10-12 साल का जो ये हिसाब किताब है वो यही है कि नए फैक्ट आप हमेशा याद नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम में आपको मिलता है और अगले साल के लिए वो पिछला वाला फैक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आप दोनों के साथ जा सकते हैं। ये लगभग लगभग सही स्टेटमेंट है। और चांदी के सिक्के जो हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय जी के द्वारा ही जारी किए गए थे। एक आगे सवाल भी आपको मिलेगा कि कौन से गुप्त राजा थे, गुप्ता डायनेस्टी के राजा थे जिन्होंने सबसे पहले चांदी का सिक्का जारी किया था। तो सबसे पहले चांदी का सिक्का किसने जारी किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय जी ने। लेकिन अगर सवाल आपसे ये पूछा जाए कि कौन से गुप्त राजा थे जिन्होंने सबसे पहले सिक्के जारी किए थे, चांदी के सिक्के नहीं, सबसे पहले सिक्के जारी किए थे, तब आपका आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं होंगे, तब आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त फर्स्ट। क्यों? क्योंकि देखिए, जब गुप्त वंश का आप पढ़ते हैं कि संस्थापक कौन है, तो वो होते हैं श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद गद्दी पर कौन बैठे? घटोत्कच। उसके बाद आपको जानने को मिलते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। लेकिन जो रियल फाउंडर माना जाता है कि जहाँ से गुप्त राजाओं के पास में सच में सत्ता आई, ताकत आई और वो अपने राज्य का विस्तार करने में सक्षम हुए, उन्होंने राज्य का विस्तार किया, वो असली ताकत किसके पास आई, किसके कार्यकाल में आई? तब थे उस समय चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम जब राजा बन गए, उनके हाथ में सत्ता आ गई और अब वो राज्य का विस्तार कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि व्यापार का भी विस्तार होगा। तब उन्होंने तब उन्होंने सिक्के जारी किए थे, चांदी के नहीं। तब उन्होंने सबसे पहले राज्य में बेहतर तरीके से व्यापार हो सके उसके लिए उन्होंने सिक्के जारी किए थे। तो तब आंसर चंद्रगुप्त प्रथम होगा। और कौन से ऐसे गुप्त राजा थे जिन्होंने सबसे पहले चांदी का सिक्का जारी किया? तब आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। दोनों ही फैक्ट को ध्यान रखिएगा, जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है। अब देखिए, जो चांदी का सिक्का, देखिए ये लगभग उस समय का चांदी का सिक्का है। डायग्राम देख लेंगे तो दिमाग में एक बार बैठ जाएगा आपके। इसमें 2-3 पॉइंट ध्यान देना है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, उन्होंने सबसे पहले चांदी का सिक्का जारी किया और हम उसे क्या बोलते हैं? रूपक। ठीक है, रूपक बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जो सोने के सिक्के गुप्त राजाओं के द्वारा, गुप्ता डायनेस्टी के राजाओं के द्वारा जारी किए गए थे, उसे हम बोलते हैं दिनार। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ चंद्रगुप्त द्वितीय जी ने चांदी के सिक्के जारी किए थे, बल्कि उसके साथ साथ कुछ तांबे के भी, कॉपर के भी सिक्के जारी किए थे, जिसमें चंद्र नाम जो है वो अपने समय के भाषा के हिसाब से उसमें लिखा हुआ मिलता है। तो इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए, एक स्टोरी है जो कि हमें जानना जरूरी है। यहाँ से अगर आपसे कभी सवाल पूछा गया तो ये सही हो जाएगा। शॉर्ट में ही समझते हैं। देखिए, समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम पहले गद्दी पे बैठे और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन गद्दी पर बैठते हैं? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बेटे हुए थे 2 लोग। एक तो रामगुप्त थे, बड़े बेटे थे, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय थे। तो समुद्रगुप्त के जो बड़े बेटे थे वो थे रामगुप्त और छोटे बेटे का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। अब होता क्या है कि रामगुप्त जब गद्दी पर बैठते हैं और ये लड़ाई एक बार होती है रुद्रम सिम्हा से। रुद्रम सिम्हा जो है उस समय शाक वंश के बड़े मजबूत राजा हुआ करते थे। भारत के मालवा वाले हिस्से में, पश्चिमी साइड में इनका राज था। गुजरात, मध्य प्रदेश का मालवा वाला हिस्सा ये इनके अधीन हुआ करता था। शाक राजा थे। अब इनकी जब लड़ाई हुई और इन्होंने, रुद्रम सिम्हा तृतीय ने हरा दिया किसको? रामगुप्त को। तो रामगुप्त को छोड़ने के एवज में कि अच्छा मैं आपको छोड़ दूंगा, आपको अपनी पत्नी ध्रुव देवी को मेरे पास सरेंडर करना पड़ेगा। अब इन्होंने ध्रुव देवी को सरेंडर कर दिया रुद्रम सिम्हा के पास। ये बात जब चंद्रगुप्त द्वितीय को पता चली तो उनको बहुत बुरा लगा। उनको लगा कि इतना बड़ा खानदान, मतलब हमारे खानदान में चंद्रगुप्त प्रथम हुए, समुद्रगुप्त हुए, जिनसे श्रीलंका और दूर दूर दक्षिण के राजा डरा करते थे, नतमस्तक हो चुके थे, और उनके बड़े बेटे ने ऐसा काम कर दिया कि अपनी रानी को वहाँ पे सरेंडर कर दिया रुद्रम सिम्हा तृतीय के सामने। फिर ये रानी के भेष में अपने सबसे बेस्ट कमांडर्स के साथ वहाँ पर जाते हैं अंदर कैंप में, और फिर वहाँ पर उन्होंने अचानक से हमला कर देते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के अचानक हमले में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और फाइनली वो रुद्रम सिम्हा तृतीय को भी मार गिराने में सफल होते हैं। रुद्रम सिम्हा तृतीय के मरते ही शाक वंश खत्म हो जाता है और चंद्रगुप्त और ये जो गुप्ता साम्राज्य था, अब ये पश्चिमी तट यानी कि गुजरात को भी छू लेता है। तो सबसे बड़ा विस्तार चंद्रगुप्त द्वितीय के ही समय में गुप्त राजाओं का हुआ था। तो गुप्त वंश का सबसे बड़ा विस्तार और सबसे बड़ा साम्राज्य जो बना था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही बना था। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जब वापस आते हैं तो रामगुप्त को भी मार देते हैं, अपने बड़े भाई को, क्योंकि उनको जो बेइज्जती फील हुई थी, और इनकी जो पत्नी थी ध्रुव देवी, उनसे विवाह कर लेते हैं।
तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है। दूसरी बात, इन्होंने लड़ाई से इतना बड़ा विस्तार तो कर लिया, और जहाँ पर ये शादी करके भी विस्तार कर सकते थे उन्होंने तब भी विस्तार किया अपने राजवंश का। उसके बाद कुबेर नाग से भी इन्होंने शादी किया, जो कि नाग वंश की राजकुमारी थी, और उनसे कुबेर नाग से इनको एक बेटी हुई जिनका नाम था प्रभावती। अब ये जो प्रभावती हैं, इनका विवाह होता है वकातक राजवंश से, जो वकाटक डायनेस्टी के लोग थे। ये ठीक आप दक्खन में देखेंगे तो गुप्त राजाओं के बगल में इनका अपना एक बड़ा साम्राज्य था। अब उसमें इन्होंने अपनी बेटी की शादी कराई, विवाह कराया प्रभावती देवी का, और प्रभावती की शादी हुई रुद्रसेन द्वितीय से। कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मौत हो जाती है, और जब तक उनके बेटे बड़े नहीं होते हैं तब तक प्रभावती जो हैं वो राजवंश को चलाती हैं, साम्राज्य को चलाती हैं। और सीधा सीधा उनके ऊपर कंट्रोल किसका था? चंद्रगुप्त द्वितीय का, क्योंकि प्रभावती जो है उनकी बेटी हैं। तो इस तरीके से सबसे स्वर्णिम जो समय था गुप्त राजाओं का, वो यही समय था जब चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठे थे। अब आगे देखते हैं। देखिए, एक और सवाल है। सवाल ये है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द किंग मेंशन्ड इन आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ मेहरौली। देखिए, मेहरौली में आयरन पिलर है बहुत फेमस गुप्त राजाओं का। तो सवाल यही है कि मेहरौली के लौह स्तंभ शिलालेख में वर्णित राजा का नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है? उस पर लिखा हुआ नाम है चंद्र, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ही वहाँ पर उसे बनाया गया था। अब देखिए, दो स्टोरी अलग अलग है कि किसने ला के वहाँ पर स्तंभ को रखा। तो अभी तक उस पर सवाल नहीं पूछा गया, और बड़ा मुश्किल है कि उस पर सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि फिर वो विवादास्पद टाइप का हो जाएगा। दो अलग अलग थ्योरी हैं, कोई अनंगपाल जी को कहता है अनंगपाल को, कोई एक और बोलता है तत्मिश लाए हैं, तो इसीलिए उसमें नहीं जाते हैं हम लोग। बस इतना याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा इसे बनाया गया था। मंदसौर प्रशस्ति प्रेजेंट द डिटेल्स ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ विच रूलर। यानी जो मंदसौर प्रशस्ति है, प्रशस्ति का मतलब समझ लीजिए कि किसी के प्रशंसा में कुछ लिखा गया चीज़ है। जैसे इलाहाबाद प्रशस्ति है, समुद्रगुप्त के बारे में वर्णन किया गया है कि उन्होंने ये जीत लिया, ये लड़ाई जीत ली, तो प्रशंसा में लिखा गया है। तो उसी तरीके से मंदसौर प्रशस्ति जो है वो किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करती है। और ये प्रशस्ति देखिए, ये एक ना पत्थर पे आपको स्लेट जैसा दिख रहा है, उस पर ये लिखा गया है। ऐसा नहीं है कि किसी पिलर पे बनाकर इसको लिखा गया होगा। तो मंदसौर प्रशस्ति जो है वो आपको किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो उसका राइट आंसर है कुमार गुप्त। कुमार गुप्त, और कुमार गुप्त के ही पुत्र हुए थे स्कंदगुप्त, जिन्होंने हूण को, जो हूण बाद में आना शुरू कर दिए थे मध्य एशिया से, अटैक करना शुरू कर दिए थे गुप्त राजाओं के समय में, उनको हराया था। और उसके बाद से गुप्त राजाओं का जो साम्राज्य था वो इसीलिए कमज़ोर हो गया क्योंकि बाद के राजा इतने मजबूत हो नहीं पाए, और हूण लोगों का जो आतंक था, उनका अटैक था, वो लगातार बना रहा। तो कुमार गुप्त हैं, और कुमार गुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था, इसको ध्यान रखिएगा। तो जो मंदसौर का इंस्क्रिप्शन है, मंदसौर का जो शिलालेख है, उसे कुमार गुप्त के समय में वत्स भट्ट ने लिखा था, ये याद रखिएगा। किस राजा से जुड़ा हुआ मंदसौर इंस्क्रिप्शन है? कुमार गुप्त से जुड़ा हुआ है, और इसे वत्स भट्ट ने लिखा था। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसमें मालवा राजा यशोधर्मन के बारे में भी लिखा हुआ है कि हूण राजा मिहिर कुल को उन्होंने हराया था। किसके साथ मिलके? नरसिम्ह गुप्ता बल आदित्य, जो उस समय गुप्त राजा थे, नरसिम्ह गुप्ता बल आदित्य, उनके साथ मिलकर मालवा के राजा यशोधर्मन ने हूण राजा मिहिरकुल को हराया था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एक बार कहीं पूछा गया था कि जब मालवा के राजा यशोधर्मन थे, जब उन्होंने हूण राजा मिहिरकुल को हराया था, तो उस समय उनके कंटेम्पररी, यानी उस समय उनके समकालीन राजा कौन थे गुप्त वंश में? तो वो कौन थे? नरसिम्ह गुप्त बल आदित्य इनका नाम था। तो कैसे भी घुमा के पूछ रहे, बस इस स्टेटमेंट को कई बार पढ़ लीजिएगा तो आपको एग्जाम में याद आ जाएगा। और एक चीज़ और, संस्कृत भाषा में ये इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, शिलालेख लिखा हुआ है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। गुप्त काल में जो ऑफिसर जुड़े हुए थे लैंड टैक्स कलेक्शन से, उनको क्या बोला जाता था? यानी गुप्त काल में भूमि कर संग्रहण से संबंधित अधिकारी कौन थे? ध्रुवाधिकरण, कार्निक, महाशब पटलिक, या फिर सार्थवाह। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवाधिकरण। ध्रुवाधिकरण को, ये उनका नाम था गुप्त काल में। ये वो अधिकारी थे जो कि भूमि कर संग्रहण से जुड़े हुए थे। और सार्थवाह किसको बोलते थे? देखिए, जो व्यापारी वर्ग था, तो कई सारे व्यापारी वर्ग का एक झुंड जब साथ में चलता था, तो उनको गाइड करने के लिए, लीड करने के लिए, कोई उन पर अटैक न करे, एक हेड टाइप का उनको लीड करते थे। तो जो
हेड टाइप के थे, चीफ मर्चेंट थे, मुख्य आप ऐसे समझ सकते हैं कि व्यापारी थे, उनके पूरे प्रतिनिधित्व करते थे उनका, उन्हें हम कहते थे सार्थवाह। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब देखिए गुप्त काल में कुछ और भी भूमि कर थे, लैंड टैक्सेस थे, उनको जानना जरूरी है। एक तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा कि गुप्त काल में जो जो भूमि कर है, लैंड टैक्स है, वो काफ़ी बढ़ा दिया गया था। तो अगर ऐसे कभी स्टेटमेंट आपको देखने को मिले कि नहीं उनके समय में तो लैंड टैक्स जो है भूमि कर घटा दिया गया था या कम कर दिया गया था, तो ऐसा नहीं है, बढ़ा दिया गया था। दूसरी चीज़, जो भूमि कर है उसे हम लोग क्या बोलते थे, बाली। तो बाली शब्द आपको यूपीएससी के भी सवाल में और यूपीपीसीएस के सवाल में भी पिछले प्रश्नों में आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो बाली शब्द जो है वो भूमि कर से जुड़ा हुआ है गुप्त काल में, और ये कभी कभी एक चौथाई हुआ करता था, कभी कभी टोटल जो भी अनाज कुल उपज था अनाज का, उसका 1/6वां हिस्सा भी हुआ करता था। तो निर्भर करता था कि कौन सा राजा 1/4 लगा रहा है, 1/6वां हिस्सा लगा रहा है, वो अलग अलग था। दूसरी चीज़, खेती से जुड़ी हुई दो और कर इसमें आपको देखने को मिलेगा गुप्त काल में। एक तो ऊपरी कर आप मान लीजिए, ऊपरी कर के नाम से एक लगता था कर, और एक उद्रांग के नाम से। तो उद्रंग और ऊपरी कर, ये दो शब्द अगर आपको देखने को मिले तो समझ जाएगा कि खेती पे लगने वाला ये कर है, टैक्स, एग्रीकल्चरल टैक्स है, नया नया टैक्स था जो कि गुप्त काल में शुरू हुआ था। जो गांव के लोग थे, कभी कभी उनको फोर्स्ड लेबर भी, मतलब जबरन श्रम भी कराया जाता था, बिना पैसे का भी उनसे श्रम कराया जाता था, जिसे कहा जाता था विष्ठी। तो विष्ठी याद रखिएगा, विष्ठी शब्द का अर्थ है कि ग्रामीणों को जबरन श्रम, विष्ठी का भी सामना करना पड़ता था कभी कभी। अब देखिए ये सवाल आपसे बिल्कुल हो जाएगा, भाग और बाली क्या है? सैन्य विभाग है, मिलिट्री डिपार्टमेंट है, राजस्व का स्रोत है, धार्मिक अनुष्ठान यानी रिलीजियस रिचुअल्स हुआ करते थे वो था, या फिर प्रशासनिक विभाग यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी आप लोगों ने देख लिया, सोर्स ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि बाली जो है वो सोर्स ऑफ रेवेन्यू यानी कि राजस्व का स्रोत था, क्योंकि कर है, ये भूमि कर है। और भाग से भी आप ऐसे समझ सकते हैं कि पार्ट, जैसे 1/4 हिस्सा, 1/5वां हिस्सा, कितना भाग है। तो ये भाग और बाली, ये दोनों जो है वो भूमि कर से जुड़े हुए शब्द हैं। अगला सवाल देखिए, अब ये भी आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। ROAR 2017 में पूछा गया था कि गुप्त काल के समय में जो सोने के सिक्के थे उनको हम क्या बोलते थे? कर्शपना, दिनार, निष्का, सुवर्णा। तो अब आपसे सॉल्व हो जाएगा। इसको हम लोगों ने पढ़ा कि दिनार बोलते थे, और चांदी के सिक्कों को क्या बोलते थे? रूपक। और सबसे पहले राजा कौन थे गुप्त काल में जिन्होंने चांदी का सिक्का जारी किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या चंद्रगुप्त द्वितीय पहले राजा थे जिन्होंने कोई सिक्का जारी किया था गुप्त काल में? नहीं। सबसे पहला सिक्का जारी करने वाले गुप्त काल के राजा कौन हुआ करते थे? चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसके शासनकाल में, गुप्त काल में, जो चाइनीज ट्रेवलर हैं, चीनी यात्री हैं, फाहियान, फाहियान कब, किस मतलब कौन से गुप्त काल के राजा के समय में भारत आए थे? उन्होंने अपनी यात्रा की थी। अब देखिए समय भी दिया हुआ है 319 से 414 ईस्वी, तो ये किसका समय था? ये समय था चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो इनको याद रखिएगा, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे। और फाहियान की जो किताब थी उसे हम लोग बोलते हैं फो क्यों की। कभी कभी पूछ दिया जाता है फो क्यों की किससे जुड़ा हुआ है, तो फाहियान से जुड़ा हुआ याद रखिएगा, यानी कि ट्रेवल्स ऑफ फाहियान। और उन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताई थी जो आपको याद पता होनी चाहिए। उन्होंने गुप्त साम्राज्य की एक उल्लेखनीय विशेषता के रूप में मृत्यु दंड की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मृत्यु दंड नहीं दिख रहा है मुझे, मृत्यु दंड नहीं दिया जा रहा है, और कोई भी दंड मिल रहा है, मृत्यु दंड यानी कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये स्टेटमेंट अगर आपको देखा हुआ मिले तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चलिए अब कुछ करंट के क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट वाले। अब अगस्त के ही ये अधिकतर सवाल हैं, 7-8 सवाल जो भी हैं इंपॉर्टेंट के। चलिए देखते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो 2 दिन के लिए एक देश गई हुई थी अगस्त 2024 में, जहां पर उस देश ने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, यानी कि उस देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे हमारे राष्ट्रपति जी को सम्मानित किया गया। आपको बताना है कि वो कौन सा देश था, टुवालू, नाउरू, वनुआटू या फिर फिजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फिजी। ऑस्ट्रेलिया के बगल में जब आप मैप देखेंगे पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में, तो ओशियानिया क्षेत्र उसे हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर आपको ये सब देश देखने को मिलेंगे, नाउरू, वनुआटू,
वानुआतू, फिजी, तुवालू। तो एक बार आप लोग मैप में जाके उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी हम लोग जब मैप देखेंगे तो उसमें तो चीज़ें कवर होंगी, लेकिन आप लोग भी एक बार मैप ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि फिजी ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित तो किया ही हमारे राष्ट्रपति जी को, साथ ही साथ 75 साल का डिप्लोमेटिक रिलेशन भारत और फिजी के बीच में पूरा हो चुका है। तो जो 75 साल का राजनयिक सहयोग हम दोनों ही देशों के बीच में, भारत और फिजी के बीच में शुरू हुआ है, उसके उपलक्ष्य में भी उन्हें ये बुलाया गया था अपने देश में, और वहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी को। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो फिजी का कैपिटल है, जो फिजी की राजधानी है, वो है सुवा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, जिसे हम बोलते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ, के सहयोग से किस शहर में पहला बी मिस्टेक बिजनेस समिट का आयोजन किया? यानी विदेश मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सहयोग से किस शहर में प्रथम बी मिस्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। चूंकि पहला बी मिस्टेक बिजनेस समिट है तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए जानना कि कहाँ पर हुआ। तो लगभग 6 से 8 अगस्त के बीच में भारत ने पहला बी मिस्टेक बिजनेस समिट का आयोजन नई दिल्ली में किया, और बाकी आप लोग इसको देख लीजिएगा PDF से। जो बिल्कुल ताज़े आंकड़े हैं, कुछ महीने पहले अगस्त तक के आसपास जो आए थे, उसमें भारत की क्या रैंक है पूरी दुनिया में एल्युमिनियम प्रोडक्शन के मामले में। यानी हाल के आंकड़ों के अनुसार एल्युमिनियम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, आपको बताना है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो देखिए भारत का दूसरा स्थान है चाइना के बाद। चाइना सबसे बड़ा उत्पादक देश है एल्युमिनियम में। चाइना लगभग सारी चीज़ों में सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश चल रहा है दुनिया में। और जो भी खान मंत्रालय, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैं, इसके द्वारा अनंतिम आंकड़े जो भी प्रोविजनल डेटा जारी किए गए, उसके हिसाब से ये बोला गया कि जो पहला क्वार्टर था 2024-25 का, यानी कि अप्रैल, मई और जून, अप्रैल से जून का ये जो पहला क्वार्टर था 3 महीने का, उसमें लगभग 1% से थोड़ा सा ज़्यादा हमारा एल्युमिनियम का जो उत्पादन है वो बढ़ा है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम के उत्पादन में हम दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। बाकी हो जाएगा क्वेश्चन आपसे। अगला क्वेश्चन है, भारत ने कौन सा रैंक पूरी दुनिया में मेंटेन कर रखा है 2023 में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के मामले में? यानी कि भारत ने वर्ष 2023 में विश्व के सबसे बड़े कृषि उत्पादों के निर्यातक के रूप में, यानी कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के रूप में भारत का कौन सा स्थान बरकरार है? तो पूरी दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो कि अपनी कृषि उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं, तो भारत का उसमें 2023 में क्या रैंक है आपको ये बताना है। 5वां, 6वां, 7वां या 8वां? तो भारत जो है वो 8वें नंबर पर है। ठीक है, देखिए हुआ क्या है, 2023 में भारत ने $51 बिलियन के आसपास का निर्यात किया अपने कृषि उत्पादों का। 2022 में ये $55 बिलियन था। तो भारत का निर्यात घटा है, कहीं ना कहीं उसका मूल्य घटा है, लेकिन दुनिया में चूंकि सारे देशों का जो कृषि उत्पादन का निर्यात है वो घटा है, सारे दुनिया के देशों के, बड़े बड़े देशों का निर्यात घटा है कृषि उत्पादों का, इसीलिए भारत का घटने के बाद भी 8वां रैंक मेंटेन है। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। भारत और कौन से देश के साथ मिलकर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल, जो कि गुजरात में है, वो बनाएगा टू सेलिब्रेट देयर मैरीटाइम हिस्ट्री? यानी कि भारत और कौन सा अन्य देश संयुक्त रूप से अपने समुद्री इतिहास का जश्न मनाने के लिए लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित कर रही है? तो भारत जो है वो कौन से देश के साथ मिलकर ऐसा बना रहा है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल में? तो वो देश है वियतनाम। अब देखिए, जहाँ तक बात लोथल की है, अगर मान लीजिए ये रफ मैप हम गुजरात का इस तरह से बनाते हैं, तो ये है कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी, और ये है खंबत की खाड़ी। तो लगभग यहाँ कहीं आप ऐसे देखेंगे, ये भोगावा नदी है, ये भोगावा नदी है, ठीक है, और यहाँ से ऐसे आती है साबरमती। तो जो ये भोगावा नदी है, ये साबरमती की सहायक नदी है, यानी कि भोगावा रिवर इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती रिवर, और इसी भोगावा नदी पर लोथल ये बसा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये साबरमती है, और साबरमती के तट पे ही बसा हुआ अहमदाबाद है। इधर और गुजरात का नीचे हिस्से में आप देखेंगे तो ये तापी नदी है, और तापी नदी पे बसा हुआ जो शहर है बिल्कुल समुद्र के पास में, वो है सूरत। तो इतना आपको पता होना चाहिए। हाल ही में पॉल कागमे
राष्ट्रपति बने हैं रिकॉर्ड चौथी बार के लिए, कौन से देश के राष्ट्रपति बने ये आपको बताना है। यानी हाल ही में पॉल कागमे ने रिकॉर्ड चौथी बार किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? बुरुंदी, युगांडा, रवांडा या केनिया? तो अफ्रीका का ये देश है रवांडा, उसके ये चौथी बार रिकॉर्ड राष्ट्रपति बने हैं और काफ़ी बड़े मार्जिन से इन्होंने जीत दर्ज की है। रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागमे ने पिछले महीने चुनावों में 99% से अधिक वोट के साथ जीत हासिल करने के बाद चौथे कार्यकाल के लिए उन्होंने शपथ ग्रहण किया। और हाल ही में एक मिलिट्री एक्सरसाइज था मित्र शक्ति, वो भारत और कौन से अन्य देश के बीच में शुरू हुआ ये आपको बताना है। तो देखिए मित्र शक्ति जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में होता है हमेशा, ये याद रखिएगा। और ये 10वां एडिशन था, इसीलिए इम्पॉर्टेंट भी है। तो ये जो 10वां संस्करण है, 10th एडिशन है, ये 12 से 25 अगस्त के बीच में भारत और श्रीलंका के बीच में ये मित्र शक्ति का आयोजन किया गया, एक्सरसाइज मित्र शक्ति का, जो कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अब आप बस इतना देख के ये बताइएगा कि ये शुरुआत ये कहाँ पर हुआ है, भारत में हुआ है या श्रीलंका में हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जरूर बता देंगे, लेकिन एक बार आप लोग इसको सर्च करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जैसा आप लोग हमेशा अच्छे से आंसर देते हैं। तो फिर कल हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन्हीं में से ज़्यादातर सवाल आपको कल देखने को मिलेगा। और कुछ दिन के बाद फिर हम लोग जुलाई, जून, मई, अप्रैल ऐसे करते हुए लगभग दिसंबर तक चलेंगे। दिसंबर तक का करंट अफेयर्स देखा जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि पीछे से कहाँ से करंट अफेयर्स स्टार्ट हो सकता है। तो नवंबर, दिसंबर तक का तो हमें देखना पड़ेगा ही। तो वहाँ तक हम लोग देख लेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।